ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। जातवेदसे सुनवाम सोममराति यतो निदहाति वेदः। स नः परषदति दुर्गानि विश्वा नावेव सिन्धुं दुरितात्यग्निः। तामग्निवर्णां तपसां ज्वलन्तीं वैरोचनीं कर्मफलेषु जुष्टाम्। दुर्गां देवीगं शरणमहं प्रपद्ये सुतरसि तरसे नमः। अग्ने त्वं पारयानव्यो अस्मान् स्वस्तिभिरति दुर्गाणि विश्वा। पूश्च पृथ्वी बहुला न उर्वी भवातोकाय तन्याय शंयोः। विश्वानि नो दुर्गः जातवेदसिन्धुन्ननावा दुरितातिपरशि। अग्ने अत्रिवन्मनसा गृणानोऽस्माकं बोध्यविता तनूनाम्। पृतनाजितगुं सहमानमुग्रमग्निगुं हुवेमा परमात्सदस्थात्। स नः परषदति दुर्गानि विश्वा क्षामद्देवो अतिदुरितात्यग्निः। प्रत्नोषि कमीड्यो अध्वरेषु सनाच्च होता नव्यश्च सत्सि। स्वाञ्चा अग्ने तनुवं पिप्रयस्वास्मभ्यञ्च सौभगमायजस्व। गोभिर्जुष्टमयुजो निषिक्तन्तवेन्द्र विष्णोरनुसञ्चरेमा। नाकस्य पृष्ठमभिसंवसानो वैष्णवीर्लोक इहामादयन्ताम्। कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गिः प्रचोदयात्। सभी को सुप्रभात और जय श्री कृष्णा। आज हम वफा सुल्तान की जो किताब है, एक खुदा जो नफरत करता है, जिसमें आज का टॉपिक है फाइंडिंग होप फॉर द मैन ऑफ इस्लाम, यानी कि इस्लामी पुरुषों के लिए आशा। इस पर बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमेशा की तरह हम थोड़ी सी न्यूज़ पढ़ेंगे। तो न्यूज़ में खाली एक वैसे सोर्स से पढ़ना ही चाहती हूँ जो कि बिल्कुल सही सोर्स है। मियां बीवी पर फैसले को लेकर पंचायत में चले लात घूंसे। ई रिक्शा चालक अब्दुल्ला ने महिला के घर में घुस के की मारपीट। मिस्त्री ने खुद को डॉक्टर बना हिंदू युवती को फंसाया। महिला का आरोप है कि ई रिक्शा चालक अब्दुल्ला उसके घर में तारा, राजा, समीर और अशफाक को लेकर घुस गया। यानी 4 लोग ये और एक अब्दुल्ला, 5 लोग घुस गए इस महिला के घर में। इस दौरान इन सभी आरोपितों ने पीड़िता के घर पर तोड़फोड़ की और मना करने पर उसके साथ मारपिटाई की। तो लव जिहाद का भी राजस्थान में ये केस है। ये ई रिक्शा वाले अब्दुल्ला ने इस महिला का नंबर बाँट दिया है। तो ये मुसलमान ये काम भी करते हैं कि अपना जो है वो नंबर विमेन का इधर-उधर बाँट देते हैं। अगर उनका काम नहीं बना तो दूसरे लोग इनका वो करें। तो देश के अलग-अलग हिस्सों में महिलाओं के साथ हिंसा संबंधित 3 ताज़ा मामले आए हैं। जहां मेरठ में पति-पत्नी का विवाद सुलझाने बैठी पंचायत आपस में ही भिड़ गई। वहीं प्रयागराज में एक महिला का नंबर लोगों को बांटने के आरोपित ई रिक्शा चालक ने घर में घुस के मारपीट की। तीसरी घटना राजस्थान के जयपुर की है, जहां एक दुकान पर काम करने वाले एक व्यक्ति पर खुद को डॉक्टर बताते हुए महिला से शादी करने का आरोप है। तो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पहला मामला, ये 3 खबरें हैं इस खबर के अंदर। पहला मामला जो है वो मेरठ के लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र का है। यहाँ के समर गार्डन में रहने वाली बिलाल का निकाह 5 साल पहले परतापुर की अस्मा से हुआ था। कुछ ही दिनों बाद दोनों में आए दिन झगड़े शुरू हो गए और 8 माह पहले अस्मा अपने मायके चली आई, जिसको लेकर दोनों पक्षों में मंगलवार 20 दिसंबर को पंचायत थी। इसी पंचायत के दौरान
किसी बात पर लड़की और लड़के के पक्ष वाले आपस में भिड़ गए और लात घूंसे और ईंट पत्थर चलने लगे। दोनों ही मुसलमान परिवार के लोग हैं, वीडियो नहीं दिखा सकती हूँ। दूसरी घटना है ई-रिक्शा वाले की। ये मामला प्रयागराज का है। यहाँ एक महिला ने अब्दुल्ला नाम के ई-रिक्शा वाले से अपना सामान घर पहुँचाने के लिए कहा था। इस दौरान महिला ने अब्दुल्ला के नंबर पर फ़ोन भी किया। आरोप है कि ई-रिक्शा चालक अब्दुल्ला ने महिला का नंबर कई लोगों को बाँट दिया, जिससे उसके पास अश्लील मैसेज आने लगे और पीड़िता ने अब्दुल्ला की माँ से इस हरकत की शिकायत की, जिससे वो नाराज़ हो उठा। तो मतलब कि आजकल जो है आप ई-रिक्शा भी किसका है ये भी बड़ा देख के बैठना पड़ेगा। और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक महिला का आरोप है कि ई-रिक्शा चालक अब्दुल्ला उसके घर में तारा, राजा, समीर और अशफाक को लेकर घुस गया। इस दौरान इन सभी आरोपितों ने पीड़िता के घर पर तोड़फोड़ की और मना करने पर उसके साथ मारपीट भी की गई। जाते-जाते अब्दुल्ला पीड़िता का फ़ोन तोड़कर किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दे गया। पुलिस ने सभी 5 आरोपितों पर केस दर्ज करके जाँच शुरू कर दी है। तीसरा मामला जो है राजस्थान के जयपुर का है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यहाँ एक तलाकशुदा हिंदू महिला के पिता ने अपनी बेटी के साथ लव जिहाद का आरोप लगाया है। महिला अधिकारी के पिता ने अपनी शिकायत में कहा है कि उनकी 25 वर्षीय बेटी कोविड में लगे लॉकडाउन के दौरान अकेलेपन के चलते डिप्रेशन में चली गई। इस दौरान लड़की ने अलवर से झाड़ फूंक के लिए एक मौलवी बुलाया था। मौलवी अपने साथ एक अन्य युवक को लेकर आया था जिसने खुद को दिल्ली का मनोचिकित्सक डॉक्टर बताया था। लड़की के पिता का आरोप है कि खुद को डॉक्टर बता रहा युवक असल में मोटर पार्ट्स की दुकान पर काम करने वाला एक मैकेनिक है। शिकायत में कहा गया कि आरोपित ने उनकी बेटी को प्रेम जाल में फंसा लिया और अब दोनों रजिस्टर्ड शादी करने जा रहे हैं। शादी पूर्व मिली नोटिस से लड़की के घर वालों को इस मामले की जानकारी हुई। लड़की के पिता की शिकायत पर पुलिस महिला अधिकारी के पास जांच करने पहुंची तो वो नाराज हो गई। खुद को तलाकशुदा बताते हुए महिला अधिकारी ने युवक के साथ अपनी मर्जी से रहने की जानकारी दी है और महिला के इस जवाब पर पुलिस ने शिकायतकर्ता पिता को भी कानून कोई विकल्प न होने की जानकारी देते हुए किसी भी कार्रवाई में असमर्थता जताई। अब पिता बेचारा क्या करे। अगली न्यूज़ है इस्माइल ने एक्स गर्लफ्रेंड को 4 महीने तक होटल में कैद करके दी यातनाएँ, बलात्कार भी किया, अपहरण करके ले गया था, रोज़ करता था पिटाई। जॉर्जिया में इस्माइल पैट्रिको नामक एक व्यक्ति को दक्षिण कैरोलिना की एक महिला का अपहरण करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। तो ये विदेशों में भी ये काम कर रहे हैं। इस्माइल पैट्रिको के शख्स ने अपनी गर्लफ्रेंड को 4 महीने तक होटल में रखा बंधक। उसके बाद अपनी पूर्व गर्लफ्रेंड के साथ रेप किया, यातनाएँ दी और फिर वो अब चंगुल से आज़ाद हो गई है। और 13 दिसंबर को इन्होंने गिरफ्तार कर लिया इसको। नेक्स्ट न्यूज़ है आसिफ ने पकड़ा हाथ, हाजी साहब ने खोली पैंट, दलित युवक का जबरन खतना, मुस्लिम बेवा से शादी पर काफिर को सजा। शिकायत के मुताबिक एक दिन आसिफ और कुमेल एक मुस्लिम डॉक्टर के साथ पीड़ित के घर में घुस गए। उसकी पत्नी और बच्चों को बाहर निकाल दिया। इसके बाद आसिफ शेख ने पीड़ित का हाथ पकड़ा और हाजी साहब ने कपड़े उतारे। मुस्लिम डॉक्टर ने खतना कर दिया। तो जो है इसने मुस्लिम बेवा बेवा से शादी कर ली थी, तो इसका ज़बरदस्ती जो है महाराष्ट्र में ये पुणे में अपने परिवार के साथ रहता था। तो कुमैल कुरैशी और आसिफ शेख और एक जो डॉक्टर है मुसलमान तीनों ये आ गए ज़बरदस्ती इसके घर में घुस गए और बेचारे ने जो है एक मुस्लिम महिला से शादी की हुई थी। ये हिंदू दलित था और ये इसकी 2 छोटी बेटियाँ थीं और तो ये काम की तलाश में पुणे आया था और कुंभर गली में किराए पर मकान लिया था, वहाँ पर मज़दूरी करके बच्चों को पाल रहा था और मकान में रहने वाले आसिफ शेख ने उसकी पत्नी को परेशान करना शुरू कर दिया। अपनी शिकायत में पीड़ित दलित ने बताया कि आसिफ उसकी पत्नी पर गलत नज़र रखता था, उसे एक हिंदू से शादी करने के लिए उलाहना देता था। जब उसने आसिफ को ऐसा करने से रोका, तो उसने हिंदू काफ़िर कहकर गाली दी और इसके बाद इस्लाम कबूलने को कहा। आरोप है कि ऐसा न करने पर आसिफ ने जान से मारने की भी धमकी दी और पीड़ित के अनुसार आसिफ ने उसे मुस्लिम बनने या पत्नी को छोड़ने का ऑप्शन दिया
और शिकायत में कुछ दिन बाद आसिफ ने हाजी साहब नाम के एक चर्चित कुमैल कुरैशी को भी अपने साथ मिला लिया और दोनों ने 3 अक्टूबर को घर में घुसकर मुस्लिम महिला से शादी करने के नाम पर प्रताड़ित किया। कुमैल कुरैशी का दौंड के कब्रिस्तान इलाके में ऑफिस भी है। यहाँ उसने पीड़ित और पत्नी और दोनों बेटियों को भी लाकर मारा-पीटा और 3 घंटे तक पिटाई के बाद कुमैल ने पीड़ित की शादी तोड़ने की धमकी देते हुए उसको छोड़ दिया। पीड़ित के अनुसार हाजी साहब उसकी पत्नी को भी एक काफिर से शादी करने पर भड़काया, साथ ही उसका निकाह किसी मुस्लिम से करवा देने की बात भी कही। ऐसा नहीं करने पर हत्या की धमकी दी। पीड़ित की पत्नी ने भी वीडियो जाहिर कर इन आरोपों से सहमति जताई है। महिला ने उससे पति को इस्लाम कबुलवाने को कहा गया, लेकिन उसने कहा कि उसका पति धर्मांतरण करवाने के बदले ज़रूरत पड़ने पर वो खुद हिंदू बन जाएगी। और फिर इन्होंने जो है पीड़ित के घर में घुस गए, उसकी पत्नी और बच्चों को बाहर निकाल दिया। इसके बाद आसिफ शेख ने पीड़ित का हाथ पकड़ा और हाजी साहब ने उसके कपड़े उतारे और मुस्लिम डॉक्टर ने उसका खतना कर दिया। इस दौरान हाजी ने कुछ इस्लामी लाइनें भी पढ़ी। पीड़ित ने बताया कि उसने बहुत मिन्नतें की, लेकिन आरोपित कहते रहे, देखते हैं तू इस्लाम कैसे नहीं कबूलेगा। शिकायत के मुताबिक खतना करने के बाद आरोपितों ने दलित युवक से उसका आधार कार्ड और राशन कार्ड छीन लिया। खतने की पूरी प्रक्रिया भी मोबाइल में रिकॉर्ड करने की बात बताई जा रही है। पुलिस ने कुमैल कुरैशी, आसिफ सहित एक अन्य पर आईपीसी की धाराएं 295 ए, 298, 452, 324, 323, 504, 506 और 34 के साथ एससी एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया है। अगली न्यूज़ है, नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान वाले डायलॉग के बाद दिखा राहुल गांधी का गुस्सा, सेल्फी के लिए उठे हाथ को दिया झटका। मोहब्बत की दुकान के फीके पकवान, कांग्रेस के लिए जनता सिर्फ वोट बैंक है, तुष्टीकरण की राजनीति तो इनकी रग-रग में है। भारत जोड़ो यात्रा तो सिर्फ एक नाटक है। ये पॉलिटिकल न्यूज़ बीच में आ गई। अगली न्यूज़ है, रियाज़ के साथ लिव इन में थी उर्वी वैष्णव। नवी नवी मुंबई में नहर के पास मिली लाश, परिजन बोले हत्या करके फेंक दिया है। आरोप है कि रियाज खान उर्वी को कार से होटल छोड़ने गया था। उसके बाद वो घर नहीं लौटी, गायब होने के कुछ दिन बाद उसकी लाश मिली है। तो ये क्या कैब ड्राइवर था? नहीं, ये लिव इन रिलेशनशिप में थी। कितनी लड़कियां और मरेंगी, मुझे समझ में नहीं आ रहा। और महाराष्ट्र के ये जो है ना, मूल रूप से राजस्थान की बूंदी जिले की रहने वाली है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 27 वर्षीय उर्वी करीब 7 साल पहले राजस्थान से मुंबई आई थी। वहां उसने कोपर खेरण इलाके में एक होटल में वेटर की नौकरी कर ली। उसके बाद उसके 2 भाई पारस और आरुष भी रहते थे। इसी दौरान उसका रियाज खान से संपर्क हुआ। दोस्ती बाद में प्यार में बदल गई। कुछ समय बाद वह रियाज के साथ लिव इन में रहने लगी। पारस के मुताबिक उर्वी के पास कार थी। इसी कार में रियाज खान भी घूमता था, यानी कार उर्वी की थी। हर दिन की तरह 13 दिसंबर को उर्वी घर से होटल के लिए निकली। वह हर दिन शाम 5 बजे वो अपने भाई पारस को कॉल किया करती थी, लेकिन उस दिन कॉल नहीं आई। अपनी बहन का कॉल नहीं आने पर परेशान पारस और आरुष ने रियाज खान को कॉल किया। रियाज ने कोई जवाब नहीं दिया और फोन काट दिया। तो उर्वी के भाई आरुष का कहना है कि 13 दिसंबर को रियाज ही उसकी बहन को कार से होटल छोड़ने गया था। आरोप है कि दोपहर लगभग 1:30 बजे रियाज उर्वी की कार से अकेले वापस आया। उस अपने सिर में दर्द बताकर कॉफी मांगी और फिर उर्वी को वापस लाने की बात कहकर घर से निकल गया। देर रात तक उर्वी घर नहीं लौटी। उसका फोन भी स्विच ऑफ बता रहा था। अगले दिन 14 दिसंबर को भाइयों ने नेरुल थाने में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। इस दौरान रियाज का कुछ भी अता पता नहीं चला। 3 दिनों तक दोनों भाइयों ने उर्वी को अपने स्तर पर खूब खोजा, पर कोई जानकारी नहीं मिल पाई। 17 दिसंबर को पनवेल थाने से दोनों भाइयों को कॉल आया। कॉल पर उन्हें एक लड़की के नहर किनारे मिले शव की पहचान के लिए बुलाया गया था। दोनों भाई थाने गए तो उन्होंने उर्वी के शव को पहचान लिया। बाद में इसकी सूचना उर्वी के राजस्थान स्थित परिजनों को दे दी गई। इन उन सभी ने उर्वी का शव लिया और 19 दिसंबर को राजस्थान की बूंदी में उर्वी का अंतिम संस्कार किया। उर्वी के घर वाले रियाज खान पर हत्या का आरोप लगा रहे हैं। नवी मुंबई पुलिस जांच कर रही है। अभी तक रियाज की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। हो जाए तो अच्छा है, उसको फांसी मिले। यूट्यूब पर डिस्को वाली रात, इंस्टाग्राम पर अकाउंट बंद। रीवा अरोड़ा की मां ने एनसीपीसीआर से मांगी माफी। बार वाले रील पर हुआ था विवाद। बार वाले रील पर विवाद के बाद रीवा अरोड़ा का नया गाना डिस्को वाली रात यूट्यूब पर रिलीज किया गया। इसमें रीवा डिस्को बार सेटअप में गाने पर डांस कर रही है।
अगली न्यूज़ है, जहां जहरीली शराब से मरे 70 से भी ज़्यादा लोग, वहीं जेडीयू नेता के घर में मिला दारू का भंडार। राजद एमएलसी ने बताया कि तेजस्वी यादव भी पीते हैं। नीतीश ने कहा था जो पिएगा वो मरेगा। आधे से ज़्यादा मंत्री और विधायक माननीय पीते हैं, आधे से ज़्यादा ऑफिसर शराब पीते हैं। बंदी तो यहाँ दिखाने के लिए है। रात में जाकर पता कीजिए कितने ऑफिसरों के यहाँ दारू चल रही है। अगली न्यूज़ है, जिस यूसुफ को दोस्त समझते थे उमेश कोहले, उसने ही निकाला था मौत का फरमान। गला काटने से पहले की गई थी प्रैक्टिस। एनआईए ने सब कुछ बताया। चार्जशीट के मुताबिक कोहले की हत्या 20 जून को हुई थी। हत्यारे इंतजार करते रह गए लेकिन वे नहीं आए। इसके बाद दोबारा से प्लानिंग की गई और मोहम्मद शोएब ने उनके गले पर वार किया। ये यूसुफ था। महाराष्ट्र के अमरावती में उमेश कोहले हत्याकांड में तबलीगी जमात का कनेक्शन सामने आने के बाद एक नया खुलासा हुआ है। एनआईए की चार्जशीट के मुताबिक उमेश के 16 साल पुराने साथी यूसुफ, यानी कि अगर मुसलमान आपका कोई दोस्त है ना, आप सोचो कि भई मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है, खाली लव जिहाद के लिए नहीं है, ये तो आम दोस्ती पर भी है। 16 साल पुराना यूसुफ था, उसने पहले उमेश का नुपुर शर्मा के साथ समर्थन वाला स्क्रीनशॉट अन्य ग्रुपों में शेयर किया। हत्या से पहले गला काटने की प्रैक्टिस भी की गई। लोगों की मदद के नाम पर चलाई जा रही एम्बुलेंस को सबूतों को छुपाने के लिए इस्तेमाल किया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उमेश की हत्या के गुस्ताखे नबी की एक सजा सिर तन से जुदा, सर तन से जुदा वाले नारे से प्रभावित थे। जिस व्हाट्सएप ग्रुप में उमेश कोहले ने नुपुर शर्मा के समर्थन वाला मैसेज शेयर किया था, उसका नाम ब्लैक फ्रीडम था। इसी ग्रुप में उमेश का 16 साल पुराना साथी यूसुफ भी था। उमेश कई बार यूसुफ की आर्थिक मदद कर चुका है। देखो भाई, जिसकी पैसों से मदद करी उसी ने उसका गला काट दिया। यूसुफ ने उमेश का वही मैसेज कलीम इब्राहिम व्हाट्सएप ग्रुप में भेजकर अंजाम दिखाने की बात कही। इसी ग्रुप में हत्या का एक अन्य आरोपित इरफान खान भी जुड़ा हुआ था। चार्जशीट में बताया गया है कि उमेश को किसी भी हाल में अंजाम तक पहुंचने के लिए यूसुफ ने अपने एक अन्य क्लाइंट आतिब रशीद से भी बात की। आतिब ने यूसुफ की बातों से सहमति जताते हुए अपने एक और साथी मोहम्मद शोएब को साथ में जोड़ा। बाद में ये सभी यूसुफ के व्हाट्सएप ग्रुप के साथी इरफान से मिले। उमेश द्वारा नुपुर शर्मा के समर्थन वाला मैसेज एक और व्हाट्सएप ग्रुप हंसी मजाक में अब्दुल तौफीक शेख ने फॉरवर्ड किया। इसके चलते, यानी हंसी मजाक में, यानी कि हंसी मजाक में ये आगे फॉरवर्ड किया गया है, लेकिन इसका कितना गंभीर वो है कि ये सरतन से जुदा कर रहे हैं और बड़े फ्रेंडली वे में भेज रहे हैं। इसके चलते ग्रुप मेंबर अब्दुल मुशफिक अहमद, शकील और मुदस्सिर अहमद भी उमेश से भड़के हुए थे। रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि उमेश को अंजाम तक पहुंचाने के लिए 4 आरोपितों ने 19 जून को गौसिया हाल में मीटिंग की थी। इसमें मोहम्मद शोएब ने अपने साथी शमीम अहमद को भी बुलाया था। मीटिंग में उमेश की हत्या का ऐलान हुआ। कत्ल करने की जिम्मेवारी मोहम्मद शोएब, अतिब रशीद और शमीम अहमद ने ली। इरफान ने इस हत्या में हर तरह की मदद का भरोसा दिया। इरफान ने हमले के वक्त मोबाइल न ले जाने और काले रंग के लिबास में चेहरा ढक जाने की सलाह दी थी। मीटिंग के बाद आतिब और शोएब उमेश की दुकान भी उसे पहचानने गए थे। पहचान के बाद आरोपितों ने हत्या के लिए जगह का चुनाव किया। अ, तब तक इस गैंग में मुशीफिक अहमद नाम का एक मौलवी भी जुड़ चुका था। मौलवी भी नुपुर को जेल न भेजने जाने से नाराज था। उमेश की हत्या 20 जून को ही होनी थी, लेकिन मोहम्मद शोएब और शमीम अहमद द्वारा रात में लंबे इंतजार के बाद भी उमेश नहीं आए। इसी के चलते उस दिन उमेश बच गए। उमेश की हत्या में नाकाम रहने के बाद आरोपितों ने आपस में बात की। इस चर्चा में रेकी करने वाले शाहरुख, अब्दुल तौफीक भी शामिल थे। तय प्लान के तहत उमेश की हत्या अगले दिन करने की तैयारी की गई। 21 जून को उमेश की रेकी मुदस्सिर अहमद, शाहरुख और अब्दुल तौफीक कर रहे थे। शाहरुख ने गमछे से चेहरा ढका था। इस दौरान तीनों मोबाइल से कनेक्टेड थे। आरोपित शाहरुख रहबर एनजीओ में एम्बुलेंस चलाता था। इसी एनजीओ से अब्दुल तौफीक भी जुड़ा है। हत्या के दिन प्लान के तहत कातिल मोहम्मद शोएब, अतिब रशीद और शमीम अहमद ने अपना मोबाइल एम्बुलेंस में रख दिए थे। ऐसा पुलिस को लोकेशन के आधार पर चकमा देने के लिए किया गया था। तीनों रास्ते में उमेश का इंतजार कर रहे थे।
रात 10:20 पर उमेश जैसे ही दुकान बंद करके घंटाघर पहुंचे, वैसे ही कातिलों ने उन्हें रोक लिया और घुटने पर बिठाकर उनका गला काट दिया। चार्जशीट में एनआईए का दावा है कि कत्ल से पहले मोहम्मद शोएब ने गला काटने की प्रैक्टिस भी की थी। गले पर वार मोहम्मद शोएब ने किया। फिलहाल सभी आरोपित मुंबई की आर्थर रोड जेल में बंद हैं। तो जेल में बंद करने से क्या फ़ायदा? ये लोग कोई ना कोई बेल दे के छूट जाते हैं। इनको तो सारी पब्लिक के सामने जो है पब्लिक फांसी होनी चाहिए। मुरब्बा पटाखे के बाद चिकनकारी भी हुआ मुगलों का। 2500 साल पुराने अजंता चंद्र केतुगढ़ को भूले राजा हर्ष भी कढ़ाई की इस कला के थे शौकीन। सोचिए, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित अजंता की गुफाओं के निर्माण का इतिहास 480 ईसा पूर्व तक जाता है। राजा हर्षवर्धन भी ऐसे कपड़ों के शौकीन थे जिन पर पैटर्न बनाया होता था और कलाकृतियां की होती थी। तो ये जो चिकनकारी है ये हमारे यहाँ थी। ये तो चिकनकारी कढ़ाई अगर मुगल लेकर आए तो 2500 वर्ष पुरानी चंद्रकेतुगढ़ की इस प्रतिमा में ये कहाँ से आया? ये चिकन वर्क ऑलरेडी मौजूद है हमारी 2500 वर्ष पुरानी प्रतिमा में। तो ये जो आजकल हर चीज़ को जो है दूसरों की हर एक उपलब्धि को अपना उपलब्धि बता के शो करते हैं। ये मुसलमान झूठ बोल बोल के अपने यहाँ पर दिखा रहे हैं कि हमारे मुगल लेकर आए। इनके मुगलों को कुछ भी अकल नहीं थी, ना उन्होंने कभी कोई इमारत बनाई। हमारे मंदिर तोड़-तोड़ के ऊपर का हिस्सा चेंज करके अपना डिक्लेयर कर दिया। ये किसी भी काम में अच्छे नहीं थे, अय्याश एक नंबर थे। भारत हमेशा से फैशन के क्षेत्र में अग्रणी रहा है, वो बात अलग है कि कुर्ता-धोती को गँवार और कोट-पैंट को आधुनिक मान लिया गया है। वाराणसी से लेकर नाथद्वारा तक देश के कोने-कोने में कई ऐसे इलाके हैं जहाँ की चित्रकला, कपड़ों पर काम और कढ़ाई की तकनीक खासी लोकप्रिय है। चिकनकारी का काम इन्हीं में से एक है। चिकनकारी का मूल उद्भव उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को माना जाता है। अब इस कला को भी मुगलों का देन बताया जा रहा है। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने हाल ही में एक ट्वीट किया जिसमें उसने चिकनकारी कला का श्रेय इस्लामी आक्रांताओं को दे दिया। मुगलों को। इससे लोग भी खफा नजर आए क्योंकि भारत के लिबरल और सेकुलर ग्रोह के बीच ये चलन रहा है कि मुरब्बे से लेकर बिरयानी तक का श्रेय मुगलों को दे दिया जाए। वैसे भी इनका मानना है कि भारत के लोग असभ्य थे और इस्लामी आक्रांताओं ने ही उन्हें ठीक से रहना सिखाया। अपने उन्नत सभ्यता, भव्य इतिहास और समृद्ध संस्कृति के अलावा पूर्वजों की जान संपदा पर भी उन्हें विश्वास नहीं। तो यहाँ बात हो रही है कढ़ाई की चिकनकारी कला की। चिकनकारी कला का श्रेय नवाबों को दिया जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। भगवान श्री राम के भाई लक्ष्मण के नाम पर स्थापित लखनऊ को भी ऐसे ही उसकी सांस्कृतिक पहचान से दूर कर नवाबों का शहर बता दिया जाता है। कई अन्य कढ़ाई की कलाओं की तरह चिकनकारी भी उद्धव, विकास, बदलाव और गिरावट के कई स्तरों से गुजरी है। जिस तरह की सत्ता और सभ्यता रही, चिकनकारी कला को उसी के अनुरूप ढाला गया। किसी खास समय में सत्ता में कौन लोग काबिज थे, इसे बनाने वाले कलाकार कहाँ के थे, उस समय की सभ्यता में किन चीजों का प्रचलन था और लोगों का रहन सहन कैसा था, किसी भी कला या कढ़ाई की तकनीक पर इसका असर पड़ता है। चिकनकारी हमेशा से बाजार पर आधारित कला रही है। जो इन उत्पादों को बनाते रहे हैं वो अलग अलग समुदाय में इसे बेचते रहे हैं। चिकनकारी का उद्भव कहाँ हुआ है ये सटीक से बताना संभव नहीं है। आईएसआईएस अल-कायदा से संपर्क, हिट लिस्ट के लिए गुप्त शाखा, एनआईए ने बताया जहां खुद नहीं खड़े हो पाते आतंकी संगठन वहां बनाते हैं पीएफआई। एनआईए ने यह भी बताया कि छापेमारी के दौरान पीएफआई की देश विरोधी गतिविधियों के संबंध में डिजिटल और अन्य सबूत हासिल किए गए हैं। एजेंसी ने बताया जांच में पता चला है कि पीएफआई नेता सोशल मीडिया समूहों के माध्यम से आतंकवादी गतिविधियों के लिए युवाओं को भर्ती करने का प्रयास कर रहे हैं। यानी ये आतंकवादियों में यंग लोगों को लगा रहे हैं क्योंकि उनके हार्मोन्स जो है ना वो ज्यादा होते हैं ना तो वो ज्यादा अग्रेसिव हो सकते हैं। और खूंखार ये आतंकी संगठन है आईएसआईएस और अल-कायदा और पीएफआई का लोगों का भी संपर्क इनसे है। अगली न्यूज़ है पैगंबर मोहम्मद पर फिल्म बनाने का दम नहीं, सनातन का अपमान कर कमाते हैं पैसे।
महंत ने शाहरुख खान को ललकारा, कहा मिल गया तो जिंदा जला दूंगा। मैं अपील करता हूं, इस तरह की जो भी फिल्में और वेब सीरीज बन रही हैं उनका पूर्ण रूप से बहिष्कार होना चाहिए। मैं कहता हूं कि शाहरुख खान तो इस्लाम से आता है, तो वो अपने मोहम्मद साहब पर कोई टिप्पणी करके बता दे। बिल्कुल ठीक। ये महंत परमहंस आचार्य ने शाहरुख खान को जो है वो मैसेज भेजा है। इसी के साथ ही हम न्यूज़ को स्टॉप करते हैं और अपनी किताब वफ़ा सुल्तान की स्टार्ट करते हैं, जो कि है फाइंडिंग होप फॉर द मेन ऑफ इस्लाम। तो अभी तक हमने जो है वो ये देखा था, वफ़ा सुल्तान जो है वो एक छोटे से गाँव में पैदा हुई थी और उसकी नानी के ऊपर बहुत अत्याचार हुए थे जो उसके नाना ने किए थे। उसको ही स्वागत करने के लिए भेजा अपनी अपनी सौतन को, अपने सिर के ऊपर एक कटोरा रख के डांस करने पे, और वहाँ पर उसको एक सिक्का मिला, लेकिन सिक्का भी उसका ना हो सका। नाना ने उसको सिक्का माँग लिया उधार और फिर मरते दम तक भी उसको वापस नहीं किया वो उधार सिक्का। और फिर हमने देखा कि किस तरह जो है ये अपने इसके फादर की जब डेथ हो जाती है, वफ़ा जी के फादर की, तो जो उनका बड़ा भाई होता है सौतेला वाला, जो उनकी फर्स्ट वाइफ से था, तो वो जो है पिता का भार सँभाल लेता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी। और फिर हमने देखा कि किस तरह जो है वो पढ़ने के लिए वहाँ से एक बड़े शहर में जाती हैं। अभी तो वो एक छोटे गाँव में रहती थी, तो उनको इस्लाम का इतना पता नहीं था। जब वो वहाँ से एलेप्पो यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाती हैं, तो वहाँ पर जाकर उनको बहुत सारे मुसलमानों के बारे में पता चलता है। वो एक के घर में रहती हैं, तो जिसके घर में रहती हैं वो जो वुमन है, वो बड़ी सुंदर-सी और जवान लड़की है, बहुत छोटी, उसकी हरी आँखें हैं और उसकी शादी एक गंजे नाटे आदमी से होती है जिसका नाम अहमद है। और फिर वो किस तरह जो है उसके बच्चे जो हैं वो मतलब अहमद अपनी माँ को, अपनी वाइफ़ को पीटता है, उस पर बहुत नज़रबंदी करता है और किस तरह उसको दबा के रखता है। लेकिन ये जो है ये दबने वाली नहीं थी। और इसके बाद जो वो उसका लड़का होता है, जिस कपल के यहाँ वो रह रही होती है, उसका जो बेटा होता है, वो अपनी माँ को धमकी देता था कि मैं फादर को बोल दूँगा कि तुम जो है वो बाहर निकली थी घर से और तुम ऐसे कर रही थी। तो इस तरह करके वो उसको धमकाता था। और फिर इसने ये भी देखा, वहाँ पर ये बताती है कि बचपन में जब ये नानी के साथ जाती थी बाहर, तो वहाँ पर जब वो फलाफल का सैंडविच खाती थी, तो वो पीछे जिस गाँव से आई थी नानी, तब तक ये कूड़ेदान में से उठ के अखबार पढ़ती थी और रीडर डाइजेस्ट उसको खरीद के पढ़ना पड़ता था, क्योंकि उसके पेट छोटे थे, तो उस पे फलाफल का सैंडविच जो है वो पूरा नहीं आ पाता था। और फिर हम जो है वापस आते हैं इसी पे कि ये यहाँ पर रह रही है अहमद के साथ अम, उनके घर पर। और उसके लिए ये बड़ा चेंज है, क्योंकि अब तक वो अपने घर से बाहर कभी इस तरह गई नहीं थी। और वहाँ पर वो देखती है शरिया लॉ क्या चीज़ है। और अम, इतनी छोटी लड़की की इतने बड़े आदमी से, जिसमें 15 साल से ज़्यादा का डिफरेंस है, कैसे शादी हो गई। और उसको बड़ी घृणा हो गई थी इस बात से। और फिर हम देखते हैं आगे। तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि अब आगे क्या होता है, कि वो डॉक्टर के यूनिवर्सिटी में डॉक्टरी पढ़ रही है, वफ़ा सुल्तान। अब आगे क्या होता है? तो आगे देखते हैं फाइंडिंग होप फॉर द मेन ऑफ इस्लाम, यानी कि इस्लामी पुरुषों के लिए आशा ढूँढना। तो इसकी मुलाकात एक गायनेकोलॉजिस्ट से हुई अहमद के द्वारा। अ, गर्मियाँ थी 1977 की, जब ये एक गायनेकोलॉजिस्ट से मिली। और जब उस गायनेकोलॉजिस्ट को पता चला कि ये चौथे साल में पढ़ती है, मेडिकल स्टूडेंट है, तो उसको एक ऑफ़र दिया कि उसका एक क्लिनिक है बहुत ही भीड़-भाड़ वाली जगह में, जैसे डाउनटाउन एरिया टाइप में, वहाँ पर वो थोड़े घंटे आकर काम करे। तो इसको इसको ये सजेशन अच्छा लगा, तो इसने अगले ही दिन वहाँ पर जाके काम करना शुरू कर दिया। अब इस अब इसको एक्चुअल में बड़ा अनुभव होने लगा रियल में, कि कैसे-कैसे लोग हैं और इसका काम क्या था क्लिनिक में। एक तो बताना कि कौन-सी लड़की प्रेग्नेंट है, और ये बताना कि कौन-सी लड़की वर्जिन है या नहीं है। तो बहुत सारी लड़कियाँ जो थीं वो जो कुँवारी थीं, जिनकी शादी नहीं हुई थी, वो अपनी माँ या नानियों के साथ आती थीं
और उनकी नानियाँ वग़ैरह वो देखना चाहती थी कि हमारी बेटी जो है वो अभी भी वर्जिन है कि नहीं। और फिर वो ये भी कई बार देखने आती थी कि वो प्रेग्नेंट है कि नहीं। और ये इसका काम होता था कि कोई अगर है तो उसको प्रेग्नेंट होए, अगर तो उसका अबॉर्शन करा दे, अ, या फिर जो कि वर्जिनिटी जिनकी खत्म हो गई है तो किसी तरह उनको वापस वर्जिन बना दे। तो जो भी पेशेंट आते थे और उनके जो साथ वाले लोग आते थे, वो पूरा इतना ढक-ढाक के आते थे अपना बुर्का-वुर्का डाल के कि खाली उनके हाथ ही हाथ दिखते थे। क्योंकि कोई भी वहाँ पर जो है पहचानने में नहीं आना चाहता था। और एग्ज़ामिनेशन रूम में भी जहाँ पर कि जो वुमन होती थी और उसकी बेटी होती थी या नानी होती थी, वो हमेशा यही बात बोलती थी कि डॉक्टर मेरी बेटी का जो है ना बड़ी ज़ोर से धमक लगने से वो नीचे गिर गई है और इससे वो उसको खून बह गया है। जब वो बच्ची थी तो वो गिर गई थी मतलब। तो तो हम देखना चाहते हैं कि क्या ये अभी भी वर्जिन है कि नहीं, क्योंकि अब इसकी शादी होने वाली है। आपको पता होगा कि इस्लाम में एक बड़ी एक ये भी प्रथा होती थी वहाँ पर, जो हमने पहले इसमें पिछले चैप्टर में पढ़ी थी कि वो निकल के मतलब उस नहीं बताया था कि जो वो छोटी-सी लड़की से अहमद ने शादी करी थी, तो कैसे वो जानवर की तरह उसके ऊपर टूटा और फिर उसके बाद एक कपड़ा बाहर लेकर आया था कि देखो खून लगा है, तो सारी जो औरतें हैं वो बड़ी ज़ोर से ताली बजा के जो है खुश होने लगी कि भई हाँ, ये वर्जिन है। तो उनको दिखाना पड़ता है वो खून वाला कपड़ा। तो तो इसके बाद ये बताती है कि कई बार जब ये लड़कियों को एग्ज़ामिन करती थी, तो इसको बताना पड़ता था कि भई लड़कियों न केवल जो है उन्होंने अपनी वर्जिनिटी लूज़ कर दी है, बल्कि वो प्रेग्नेंट भी हैं। तब फिर वो जो औरतें थीं वो बड़ी रोती थीं और उससे डॉक्टर से भीख माँगती थी कि किसी तरह ये समस्या हमारी सुलझा दो। हाँ, तो अब ये बता रही है कि बहुत सारे केसेस में क्या होता था कि जो छोटी लड़की आती थी, जो कन्फेस कर देती थी कि बचपन में ही उसका पिता उसके साथ ऐसा अब्यूज़ कर रहा है या उसका भाई कर रहा है या कोई अंकल कर रहा है या कोई और पुरुष जो उसका ही रिश्तेदार है, उसको बचपन से अब्यूज़ कर रहा है। और अब वो प्रेग्नेंट अभी होना शुरू करी है, और प्रेग्नेंट भी वो अभी पहले ही पीरियड में प्रेग्नेंट हो गई है। तो अब आप सोचोगे कि डॉक्टर का एटीट्यूड तो भई ऐसी जो लड़कियां हैं जिनको इतना यौन शोषण हुआ है उनके प्रति वो बड़ी सिंपैथेटिक होंगी, पर ऐसा नहीं होता था। जो डॉक्टर अगर मेल हैं तो ये लोग इसका और फायदा उठाते थे और उनसे बहुत पैसे मांगते थे। और फिर मतलब ये तो इसके क्लिनिक पे काम करती थी ना, तो जो डॉक्टर था वो गायनेकोलॉजिस्ट ही था, ये तो उसके अंडर में काम कर रही थी। तो वो ना बहुत सारे पैसे माँगता था ऐसी औरतों से और ये दोनों औरतें अगले दिन पैसा लेकर आती थी, जो कि ये प्राप्त करती थी अपनी जेवर बेच के। और ये सारा ड्रामा देखती थी, तो इसको उस डॉक्टर के एटीट्यूड पे बड़ी ज़ोर का गुस्सा आता था। और इस बात पर भी आता था कि ये जो सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ है इन औरतों के साथ, जो उनके ही घर में उन्हीं के मेल रिलेटिव्स से, तो उससे भी उसको गुस्सा आता था और ये डॉक्टर जो इनसे पैसे लेता था इस पर भी गुस्सा आता था वफ़ा सुल्तान को। अब ये बता रही है कि ये तो गायनेकोलॉजिस्ट ऑफिस के अंदर की बात है। इसने देखा कि जो दुनिया ऑफिस के बाहर है, यानी कि यूनिवर्सिटी से टाउन तक में इनको आना-जाना पड़ता था एटलीस्ट 2 बार हफ्ते में, क्योंकि इनको अपने वीक की सप्लाइज़ लाने के लिए जाना पड़ता था। तो ये जो ट्रैवल करना पड़ता था जो यूनिवर्सिटी से टाउन सेंटर तक, तो ये रास्ते इसके लिए बड़ा भयंकर और अब्यूसिव साबित होता था, स्पेशली एक महिला के लिए। और इस जर्नी में 1 घंटे का बस ड्राइव था कि 1 घंटे बस का सफ़र होता था। ये बहुत क्रूर था। ये बस जो है वहाँ से गुज़रती थी बहुत सारे नेबरहुड से। और
10 मिनट बाद जब कैंपस छोड़ दो, तो जो है इतने लोग वहाँ हो जाते थे पैक, जैसे कि आप एक जो कैन है उसके अंदर सार्डिन मछली पैक करते हैं। इतने सारे लोग वहाँ पर क्रैम हो जाते थे। अ, तो बस के अंदर जो महिलाएँ होती थीं वो 1/4 से कम होती थीं और ज़्यादातर स्टूडेंट्स होती थीं। और वो इस तरह से होती थी जैसे कोई कार्ट में जैसे कोई एक बिल्ली, जो बहुत ही गंदी बिल्ली है, उससे चूहे भाग रहे हैं, इस तरह से उनकी हालत होती थी उन महिलाओं की। और ये चीज़ तो मैंने भी देखी है कि जब मैं दिल्ली में होती थी, मैं बस में जाती थी, तो कई आदमी क्या करते हैं, जान-जान बूझ के इतना सट के खड़े हो जाते हैं कि उनका पीनस जो है वो तुमसे छूने लगता है। और इसलिए ये बस में जो है ना, इसको जाना बहुत बुरा लगता था, क्योंकि हर आदमी जिसको कि अपॉर्च्युनिटी मिलती थी तो वो उस औरत से इतना सट के खड़ा हो जाता था कि उसकी पीनस जो है वो एक लोहे की बार की तरह उसके चुभ जाती थी। और कई लोग तो बहुत ज़ोर से चीखते भी थे। लेकिन लेकिन वहाँ के जो लोग थे, वो जो महिलाएँ जो स्टूडेंट्स थीं, जो पढ़ती थीं, उनको पहले से ही वो प्रोस्टिट्यूट समझते थे। तो वहाँ के लोगों का एटीट्यूड बड़ा खराब था। अगर ये महिलाएँ ज़ोर से चिल्लाती थीं, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी से निकल कर टाउन में जाती थीं, तो ये पहले से ही उनको प्रोस्टिट्यूट मानते थे। और जब वो एक बार बस से निकलकर सड़क पे आ जाती थीं, तो उनके लिए कोई बेहतर नहीं होता था। अगर बस इतनी गंदी है, तो बस से बाहर उतरना भी कोई ज़्यादा बेहतर नहीं था। इनके प्रति नफ़रत तो नॉन स्टॉप देखी जा सकती थी। और अगर आप महिला हो तो ये कभी न खत्म होने वाला ऐसी घृणा थी जो बस के अंदर और बस के बाहर थी। और सबसे मुश्किल दिन था शुक्रवार, और उस दिन ये लोग सब अवॉइड करते थे कि हम पब्लिक प्लेस में ना जाएं, क्योंकि जो बसें थीं और सड़कें थीं वो उसमें आदमी भरे रहते थे मॉस्क तक, मस्जिद तक जाने के लिए। और किसी को भी मौका मिलता था वो ज़ोर से कोई भी अगर वुमन जो उसको दिख जाए और मौका मिल जाए, तो वो बड़ी ज़ोर से अपने आप को उसके से चिपटा लेता था। और कुछ ही क्षणों के लिए, और जो है अपना जो है ना वो उसका पीनस भी फ़ौरन खड़ा हो जाता था और वो उसको चुभाता था वुमन को, और अपने पैंट के अंदर ही इजैकुलेशन भी करता था। और इसके बाद मस्जिद में खड़े होके नमाज़ अपने आराम से शांत मन में अपना स्खलन करने के बाद, इजैकुलेशन करने के बाद खड़ा हो जाता था। फिर ये लिखती है कि फ्राइडे के दिन ये जो है हुडा और अहमद और उसकी फैमिली के साथ जो है लंच करती थी। और फिर बाकी का सारा दिन जो है उनके ही घर में बंद अंदर रहती थी। अम, और कई बार इसका आर्गुमेंट हो जाता था वहाँ की लोकल पॉपुलेशन की पिछड़ेपन को लेकर। हुडा जो थी वो हमेशा चुप रहती थी, जबकि अहमद जो था वो उसको कोई न कोई जो है कुरान की कोई न कोई आयतें कोट करता ही रहता था। और मोहम्मद की कोई न कोई आयतें उसका अपना बिलीफ बताता ही रहता था। और फिर ये भी बताता रहता था कि देखो, हर औरत को ऐसे रहना चाहिए, वैसे रहना चाहिए। लेकिन ये जो है कभी भी उसके उस चक्कर में नहीं पड़ती थी, और हर चीज़ में उसको आर्ग्यू करती थी। लेकिन इसने समय के साथ ये सीखा कि ये कैसे अपने आप को जो है वो अ, डिफेंड कर सके। और तब भी इसने ये भी पाया कि ये लोग तो बहुत ही आसानी से डिफीट हो जाते हैं, इस्लामी आदमी, क्योंकि इनके उसमें कोई जोर नहीं है, इनकी कुरानी आयतों में इतना जोर नहीं है, इसको इनको डिफीट करना बहुत आसान काम है। फिर इसने अहमद और उसकी फैमिली के साथ वहाँ पर बहुत सारी शादियाँ भी अटेंड करी। लेकिन ये शादी में अटेंड करना इसके लिए कोई हैप्पी अफेयर नहीं था, बल्कि इसको एक और अपॉर्च्युनिटी मिल गई कि सोसाइटी को और भी डीपली देखने के लिए कि कितनी बीमार है वो अंदर तक, अपने बोन मैरो के अंदर तक बीमार है। शादियों में जो लोग हैं वो हमेशा 2 ग्रुप में बँट जाते थे। एक तो औरतों का अलग कमरे में चली जाती थी और आदमी दूसरे में। और हर ग्रुप जो है अपना सेलिब्रेशन अपने तरीके से करता था।
और जो महिलाएँ थीं वो बहुत ही वैसे बढ़िया कपड़े पहनती थी और बहुत उम्दा ज्वेलरी पहनती थी। लेकिन उनके कपड़े कोई बहुत पहली चीज़ नहीं है जो शॉकिंग थी। और ये विमेन जो थी ना, ये बड़ी वोरेशियस होती थी। वोरेशियस मतलब जैसे कहते हैं ना, जैसे जिनकी बड़ी भूख है, ऐसी ये भूखी औरतें होती थीं। मतलब ये एक और तरह की भूख है। ये देखती थी कि औरतें एक-दूसरे के पास जाती हैं और एक-दूसरे को टच करती रहती हैं बड़े अननेचुरल तरीके से। जैसे कि उसके नितंबों को चुटकी काट लेंगी, किसी के ब्रेस्ट पे चुटकी काट लेंगी, किसी के थाइस के बीच में हाथ रखने लगेंगी। और एक-दूसरे से वो ये लोग सरप्राइज़ भी नहीं होते थे। जैसे कि ये देखती थी कि महिला दूसरी महिला को इस तरह छू रही है, तो दूसरी महिला जो है उसको रोक भी नहीं रही। और फिर इसके बाद जब वेडिंग सेलिब्रेशन का अंत होता था तो एक अनाउंसमेंट होती थी कि दूल्हा जो है वो अब वुमेन हॉल में जा रहा है अपनी बीवी को लाने के लिए। और जैसे ही वो ये सुनती थी तो जल्दी से वो अपने बुर्के में आ जाती थी। और और जो जैसे आपने देखा होगा कि काले-काले जो बैग होते हैं, जो जो गार्बेज बैग्स होते हैं उस तरह की लगने लगती थी। और एक दूसरे से पता ना चले। और बहुत सुंदर होने से बहुत ही ज़्यादा ह्यूमन गार्बेज कैन लगने लगती थी मिनटों में। और ऐसे ही इन लोगों को ट्रेन करा गया है कि अपनी बॉडी को 1 सेकंड में कवर कर लें, ताकि जो है इनके आदमी बहक ना जाएँ इनको देख। अब क्या है कि अब ये वफ़ा सुल्तान आगे लिखती है कि एक बार इसको एक ट्रिप करनी थी दमास्कस। तो इस ट्रिप में इसको एक आशा दी पुरुषों के लिए जो इस्लामी पुरुष हैं। इसका सेकंड ईयर चल रहा था। उस दिन गुड फ्राइडे था। तो इसका एक रूममेट था सिहम। उसने इसको इनवाइट किया कि भई दमास्कस चलो। और एक और ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो एक एग्रीकल्चरल यूनियन है उसकी तरफ से जा रहे हैं। तो इसने कहा नहीं, नहीं ये अपनी जो सौतेली छोटी बहन है उसके साथ रुकेगी, जो कि उस वहीं पर कैपिटल में रहती थी और एक सीरियन आर्मी के एक अफ़सर के साथ मैरिड थी। इसकी इसकी अ, उसने पिता ने 2 शादियाँ की थी अगर आपको याद हो। तो जो पिछली वाली जो शादी थी उससे एक एक इसकी सौतेली बहन थी, जिसकी की शादी वहीं पर जहाँ ये रह रही थी वहाँ पर सीरियन आर्मी का एक अधिकारी था, उससे वो मैरिड थी। तो इसने कहा कि ये सिहम को मना कर दिया कि भई मैं एग्रीकल्चरल यूनियन की इस ट्रिप पे दमास्कस नहीं जाऊँगी, मैं तो अपनी छोटी बहन के साथ रहूँगी। तो इस इन लोगों ने तय किया कि ये वहाँ जाएँगे और फिर रात को जो ट्रिप ऑर्गेनाइज़र ने कहा कि वो एक जवान लड़के को इसको जो है वो साथ भेज देगा ताकि ये अपनी बहन के घर आ सके सेफली। और फिर जो है ये वहाँ से वापस आ गई दमास्कस से और फिर इसके बाद वो किसी ने इसको इसकी बहन के घर में छोड़ दिया। जहाँ पर इसकी बहन, उसका हस्बैंड और उसके बच्चे सारे इसके और इसके रूममेट जो सिहम है, उसका वेट कर रहे थे शाम के खाने पे। तो जब इसके जो ब्रदर इन लॉ को क्या बोलेंगे, इसकी बहन के हस्बैंड, इसके जीजा ने जब दरवाज़ा खोला तो फिर उन्होंने इसका इसका और सिहम का वेलकम किया कि जो है इवनिंग का मील उनके साथ खाएँ। तो ये वो जो सिहम था, उसका कोई आर्गुमेंट होने लगा पॉलिटिक्स के ऊपर इसके जीजा से। और जैसे ही वो सिहम गया तो इसका जीजा जो है वो इसके पास इससे बोला कि ये तो बड़ा पढ़ा-लिखा लगता है पर इसको पॉलिटिक्स के बारे में अ, इतना ज़्यादा पता है जितना कि इसकी एज वाले किसी को भी नहीं पता हो सकता। लेकिन इसने इस रिमार्क पर इतना जो उसने इसके बारे में सिहम के बारे में एक ये बात कही इसके जीजा ने, इसने इस पर इतना ज़्यादा गौर नहीं किया। फिर ये बताती है कि दमास्कस जहाँ पे ये गई थी वो एक बहुत ही सुंदर और प्राचीन सिटी है और जिसके की को देखने में इसको बड़ा अच्छा लगा।
और इसने अपनी खिड़कियों से दोनों तरफ की बस की इसने देखा वहाँ पर दमास्कस को और जो साथी इसके साथ गए थे, वो आपस में बातचीत कर रहे थे, लेकिन ये वहाँ का दृश्य ही निहारती रही उनसे बातचीत करने की बजाय। और सिहम जो था, जो यंग सा लड़का था, जो स्ट्रेंजर था, वो इसी के इर्द-गिर्द घूमता रहा। अ, तो ये जो है वो इसके पीछे लग गया, सिहम जो है, और हर तरफ इससे बातें बनाना और ये सब करना, तो यहाँ पर ये इसका फ्रेंड सा बन गया। और फिर जब ये वीकेंड जो है खत्म हुआ, तो ये वापस अलेप्पो चले गए जहाँ ये यूनिवर्सिटी है, और अम, सिहम जो है इसकी फैमिली को देखने इसके होम टाउन चला गया। तो ये एक दिन अकेली बैठी थी अपने कमरे में जब घंटी बजी। तो इसने देखा ग्राउंड फ्लोर पे जाके कि सिहम को देखा। तो इसने सोचा कि ये क्या मुझे स्टॉक कर रहा है, ये यहाँ कैसे आ गया? अलेप्पो में। तो इसने उसको मतलब ग्रीट किया, यानी नमस्ते करी, और फिर वो दिखाने लगा फ़ोटोएँ जो उसने उस दमास्कस वाले ट्रिप पे ली थी। और इसको बड़ा नर्वस होने लगा कि ये क्या चाहता है मुझसे? तो तो इसने से हमसे कहा कि फिर इसने कहा कि नहीं-नहीं, यहाँ मैं उसको ये तस्वीरें दे दूँगी जब वो वापस आएगी। अ, नहीं, ये क्या बोल रहा है? 1 सेकंड रुकिए, मेरे को थोड़ा कन्फ्यूज़न हो गया है। हाँ, तो इसने कहा कि मैं उसको मिलने नहीं आया हूँ, बल्कि मैं तो तुमसे मिलने आया हूँ, तुम्हें तस्वीरें दिखाने कि तुम इन तस्वीरों में हो। तो इसको पता नहीं चला कि अचानक से इसको क्या होने लगा। जब इसने अपना बोलना खत्म किया तो इसको कुछ शॉक सा लगा और एक इलेक्ट्रिक करंट इसकी बॉडी में दौड़ गया। तो इसको पहली बार ये एहसास हुआ कि ये तो एक मुस्लिमा औरत है, जिसने कि अकेले में बात करी है इस जवान आदमी से। इसके बाद ये इतना ज़्यादा एम्बैरेस हुई और फ्लस्टर हो गई कि इसने उससे कहा कि ठीक है, स्टूडेंट कैफेटेरिया में चलो जहाँ पर हम चाय पिएँगे। और फिर ये कभी नहीं भूलेगी वो मीटिंग, जितने समय ये ज़िंदा रहेगी, कि उसका नाम था मुराद। अच्छा, मेरे को समझ में आ गया, जो मैं पीछे कन्फ्यूज़न हो गया था। सिहम इसका रूममेट था, और जब एक लड़का इसके पास आया फ़ोटोएँ दिखाने, तो इसने कहा नहीं-नहीं, तो इसने कहा कि हाँ, तुम इस फ़ोटो में इसलिए दिखा रहा हूँ। फिर इसने दिखाया, फिर ये इसने इसके साथ चाय पी, उसका नाम मुराद था। और इसने उससे कहा था कि सिहम यहाँ नहीं है, तुम सिहम से मिलने आए हो पर सिहम यहाँ नहीं है। तो इसने कहा कि नहीं, मतलब मैं तो तुमसे मिलने आया हूँ, और ये ही आदमी था मुराद, जिससे इसकी बाद में शादी होगी और इसके बच्चों का पिता होगा। और ये लोग पब्लिक प्लेस में कैफेटेरिया में बैठ के इन्होंने बात करी, और ये मुराद ही था, मतलब कि इसने कस्टम को डिफाई किया, क्योंकि लोग जो हैं वो ऐसे लड़के, पुरुष और महिलाएँ जो हैं साथ में नहीं बैठ के पीते थे कैफेटेरिया में। लेकिन ये वहाँ पर बैठ के इन लोगों ने पिया पब्लिक प्लेस में, और इन्होंने इस रूल को डिफाई किया। और इसको कुछ मिनटों में ऐसा लगा कि यही वो रूल तोड़ रही है। अम, ज़्यादा, वो भी रूल तोड़ रहा था, लेकिन इसको लगा कि ये ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है इस रूल को तोड़ने के लिए। और इसलिए इनके दिमाग में एक कि हमने पाप किया है, ये भावना आ गई। लेकिन इसको उसके साथ चाय के ऊपर बातचीत करना बहुत अच्छा लगा, और फिर तस्वीरें देखना, और फिर ये लोग समय बिताने लगे और पब्लिक प्लेसेस में मिलते थे, जैसे यूनिवर्सिटी कैफेटेरिया में या फिर बस में।
जो कैंपस से सेंटर तक जाती थी और वापस आती थी। और जब इसकी मुलाकात रिलेशनशिप होने लगी मुराद से, तो इसको एलेप्पो में इसकी लाइफ चेंज हो गई। और अब वो अहमद और हुडा और उसकी फैमिली से भी नहीं छुपा पाई इसके मुराद के साथ इसकी क्या रिलेशनशिप है। और इससे इसको वहाँ पर बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल फेस करना पड़ा, क्योंकि वो अहमद और हुडा इसकी हर चीज़ में बहुत इंटरफियर करते थे। और जैसे ही उन्हें पता चला कि इसके मुराद के साथ जो है रिलेशनशिप हो गई है, तो वो हर चीज़ में इसकी प्राइवेट लाइफ में दखल देने लगे और इसको धमकी भी दी कि वो इसके भाई और उसकी फैमिली को बता देंगे। तो इसने जो है ये तो बड़ी वैसी थी ना ब्रेव किस्म की वफ़ा सुल्तान, तो इसने उनको कह दिया कि हाँ, हाँ, बता दो तुम। मुराद जो था वो अलेप्पो का ही रहने वाला था और वो पूरा जीवन अलेप्पो में रहा था। और वो जो टाउन के लोग हैं उनसे बिल्कुल अलग किस्म का था। और उसका फादर जो था वो फ्रेंच आर्मी में सोल्जर था। और जब फ्रेंच लोग सीरिया पर ऑक्यूपाई करने आए थे। जब फ्रेंच आर्मी जो है वो 1947 में सीरिया छोड़ के चली गई, तो जो न्यूली एस्टैब्लिश्ड सीरियन नेशनल आर्मी थी, उन्होंने फ्रांस के ट्रेन्ड सोल्जर्स में से कई को रख लिया। लेकिन जो बूढ़े आदमी थे, जैसे कि इसका पिता था मुराद का, उसको हटा दिया। मुराद जो है 1953 में बॉर्न हुआ था। उसका पिता जो था वो 40 साल का था उस समय। और वो अपने पहले बेटे की बर्थ के बाद बड़ा खुश हुआ था मुराद के जन्म से, क्योंकि उससे पहले उसकी 2 बेटियाँ थीं। तो इसके पिता का एक दोस्त भी था जिसका नाम जॉर्ज था, जो रहता था एक दूर एक किसी सिटी में रहता था और क्रिश्चियन था। जॉर्ज ने एक बिज़नेस स्टार्ट किया और इसके मुराद के पिता को भी एक सेल्समैन की नौकरी दे दी। तो उन दोनों की दोस्ती बहुत बढ़ गई और वो एक-दूसरे पर ट्रस्ट और रिस्पेक्ट करने लगे। अम, और किन्हीं बातों से मुराद के फादर को लगा कि अब वो मरने वाले हैं, तो उन्होंने अपने भाई कह रही हूँ, अपने दोस्त जॉर्ज से कहा कि वो मुराद को के देखभाल करें, अगर वो मर जाते हैं तो। तो इसके फादर का इंट्यूशन जो था वो बहुत सही था। उनको अचानक से हार्ट अटैक आ गया 1956 में। जब इसके जो मुराद है, जब ये 3 साल का था। इसकी जो बड़ी बहन थी, वो 13 साल में शादी हो गई उसकी। जब उसके पिता की डेथ हुई उसके कुछ ही महीनों बाद। जबकि उसकी जो छोटी बहन थी, मतलब जो बड़ी से छोटी वाली है, वो 1 साल बाद पिता की मृत्यु के, जब वो 11 साल की हुई तो उसकी शादी हो गई। यानी 13 और 11 साल की उम्र की इसकी बहनों की शादी हो गई थी। और 3 साल में जो है ये मुराद अपनी माँ के साथ अकेला रह गया। तो मुराद की माँ जो थी वो एक पागल औरत थी और उसकी जो वो ज़बान जो थी वो बड़ी कड़वी थी और बड़ी अनबैलेंस्ड टाइप की औरत थी। वो पहले तो जॉर्ज से लड़ती थी, जिसको कि वो कहती थी कि तुम फ्रॉड हो और तुम लोभी हो। और तब भी जॉर्ज जो है वो अपनी बात का पक्का था और उसने उसके पिता को जो प्रॉमिस किया था कि वो मुराद की देखभाल करेगा, तो वो उसके साथ पिता जैसा व्यवहार करता था। जबकि मुराद की माँ उसके साथ उसके लिए बहुत अड़चनें पैदा करती थी। और जॉर्ज जो था वो 2 बार उनको विज़िट करता था और उनके लिए तोहफ़े भी लाता था। और जॉर्ज जो है अपनी सूट पहनता था, टाई पहनता था और छोटी-सी एक कैप लगाता था और एक क्रिश्चियन दिखता था। और तो जो इसका हस्बैंड था मुराद, जो जो छोटा बच्चा था उस समय, तो वहाँ पर उसके सब लोगों को उसने मुसलमान ही देखा था, खाली एक ये जॉर्ज बिल्कुल फ़र्क दिखता था जो क्रिश्चियन था। और अम, ये जो था बहुत वेलकम करता था जब भी जॉर्ज आता था, बड़ा खुश होता था। लेकिन उसको उसी वक़्त बड़ी शर्म भी आती थी जॉर्ज के ऊपर, क्योंकि बाकी लोग मुस्लिम उसको जो है चिढ़ाते थे और जो भी लोकल बच्चे थे वो सारे मुसलमान थे और वो कोई भी मुराद के ऊपर सिम्पैथी नहीं रखते थे। जो भी वो अपने घर से बातें सुनते थे वो यहाँ वहाँ आके बक देते थे। और वो जो बच्चे थे उससे पूछते थे, ये क्रिश्चियन कौन है? तुम्हारी फैमिली इसको आने देती है? क्या तुम्हें डर नहीं है कि ये तुम्हें ईसाई बना देगा?
और जो हेट्रेड है क्रिश्चियंस के लिए मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर, अम, और जो इसका प्यार था जॉर्ज की तरफ, ये दोनों ही जो है मुराद के दिमाग में चलते रहते थे। क्योंकि क्रिश्चियंस के प्रति नफ़रत भी भर दी जाती है मुस्लिम बच्चों के अंदर, और जो है वो जॉर्ज उसको प्यार भी करता था, तो दोनों ही बातें उसके अंदर थी। और जो है उसकी माँ मुराद की वो उसके लिए बड़ा अड़चन पैदा करती थी और कॉन्फ्लिक्ट पैदा करती थी, और जैसे कि एक कोई क्रूर माँ कर सकती है। क्योंकि वो एक जवान विधवा थी, मुराद की माँ, और उसके अंदर लिमिटेड कैपेबिलिटी थी। जैसे कि इस तरह का समाज जो है वो औरतों का शोषण करता है, तो उनको शेम की फीलिंग लाता है जिनका कि हस्बैंड जो बेवा होती हैं। जब उसके पिता की मृत्यु हुई मुराद की, तो उनकी फैमिली जो है वो एक वुड और मेटल के हाउस में रह रही थी, जो कि फ्रेंच आर्मी छोड़ गई थी। तो ये वहाँ रहते थे, सेंटर ऑफ द टाउन से बहुत दूर रहते थे। तो जब फ्रांसीसी लोग चले गए और सीरियन नेशनल आर्मी ने जो है वो उन बैरक्स जहाँ पर कि फ्रेंच आर्मी रहती थी, उन घरों का कंट्रोल कर लिया, तो जो लोग हैं वो इन घरों से निकल गए और ये खंडर जैसे बन गए थे। और अ, तो उनका एक और रेसिडेंशियल एरिया था वहाँ से लगभग 2 मील दूर पर। तो वहाँ पर छोटे-छोटे घर थे। तो जब हस्बैंड उसका मर गया, मतलब मुराद की माँ जो है, वो वहाँ पर एक टोबैको फैक्ट्री में, तम्बाकू की फैक्ट्री में काम करने चली गई। तो वो सुबह तड़के निकल जाती थी और जब दिन ढल जाता था तब वापस आती थी। तो पर जब वो वापस आती थी तो अपनी ज़बान से इतनी सारी गंदी बातें बोलती थी, और उसको लानतें भेजती थी और उसको खूब मारती थी। कोई भी काम ये मुराद नहीं करता था तो उसको खूब मार पड़ती थी। और ये कभी नहीं सोचती थी कि उसका बेटा जो है इतने फ्रेजाइल माइंड का है, और उसको अम, उसको ना कोड़े मारती थी। मतलब मैंने ऐसा खुद से भी देखा है कि कई मैंने अफ्रीकन फैमिलीज़ में भी देखा है, ये लोग क्या करते हैं कि बेल्ट से लेकर मारते हैं। तो ये लोग ये इस तरह से व्हिप करते हैं। जैसे कोड़े मारते हैं ना तो बेल्ट से कोड़े मारते हैं। तो इस तरह से वो अपने मुराद को मारती थी। तो जैसा कि बहुत सारी सिटीज़ में होता है जेंट्रिफिकेशन। तो क्या होता है कि जेंट्रिफिकेशन मतलब ये है कि गरीबों की बस्तियाँ अलग और अमीरों की बस्तियाँ अलग। तो जेंट्रिफिकेशन हो जाता है कि ये अमीर जेंट्री है, ये गरीब जेंट्री है। तो जैसे बहुत सारे शहरों में होता है, तो एलेप्पो के जो धनी लोग थे, वो लेस क्राउडेड जगहों पे रहना चाहते थे। तो ये भी जो है इसने अपने हस्बैंड के अ, इसके हस्बैंड के जो होम था मुराद का, उसके घर के पास धनी लोग रहने लगे। और क्योंकि ये दूर रहता था ना शहर से, शहर में ज़्यादा क्राउडेड लोग थे जो कि गरीब टाइप के थे, तो जो अमीर लोग हैं वो शहर से दूर रहते थे, और तो इसके घर के आस-पास अमीर लोग ज़्यादा रहने लगे। अ, और इसके जो आस-पास के स्कूल थे, वहाँ पर धनियों के बच्चे पढ़ने लगे। और ये जो मुराद था ये इतना धनी नहीं था, तो ये वहाँ पर एक शोर थम की तरह हो गया था, क्योंकि सारे बच्चे जो थे वो धनवान थे, एक केवल इस मुराद को छोड़ के। और ये क्लास डिफरेंस जो है ये भी इसको क्रश कर देता था। और इसको याद है कि उसकी माँ उससे कहती थी अम, कि ये सारे धनी लोग यहाँ पर इतने घर ले लेंगे कि हमारा घर जो है हमें पुश आउट कर देंगे यहाँ से। तो अब तक मुराद के अंदर इस बात का असर है कि जब भी वो किसी होमलेस पर्सन को देखता है जिसके पास घर नहीं है, यानी गरीब फ़कीर को, तो अपना हाथ जो है वो अपने हाथों से अपना मुँह छुपा लेता है, क्योंकि वो सोच नहीं सकता कि वो उसकी जगह ले सकता है। मतलब इतना उसको दहशत हो गई है फ़कीरों को देखने से। तो जब उसकी माँ का जिस दिन छुट्टी होती थी, जिस दिन उसको काम पे नहीं जाना होता था, तो वो उसके साथ उसकी शॉपिंग कराने में लोकल मार्केट में जाता था। तो वहाँ पर भी उसको दुःख होता था, क्योंकि जो शॉपकीपर, जो दुकानदार होते थे, वो उसकी माँ के साथ बुरा व्यवहार करते थे।
लेकिन फिर भी इसको अपनी माँ के लिए बड़ा दुःख महसूस होता था, यद्यपि कि उसकी माँ भी उसके लिए क्रूर थी और उसको मारती रहती थी। लेकिन वो बेवकूफ़ भी थी इसकी माँ और दुकानदार उसकी बेवकूफ़ी का फ़ायदा उठाते थे और इसलिए भी कि वो एक महिला है, एक मेल एनवायरनमेंट में, एक पुरुष प्रधान जगह पे और उसको ज़्यादा पैसे लेते थे और जब वो उनके साथ बार्गेनिंग करती थी, तो वो उस पर दोषारोपण करते थे कि तुम हमारे साथ धोखाधड़ी कर रही हो, फिर उसको अब्यूज़ करते थे। ऐसी लैंग्वेज में उसके साथ गालियाँ देते थे कि मुराद जो है वो उन गालियों को सुन नहीं पाता था। अ, उसको लगता था जैसे कि वो चिल्ला के कह रहे हैं कि घर जाओ और छुपा लो अपने आप को, तुम लोग बेशर्मो, तुम्हारा हस्बैंड कहाँ है? और तुम जो है वो कैसे यहाँ पर घूम रही हो आदमियों के बीच में? और मुराद ने बहुत बचपन में ही ये बात जान ली थी कि असली जो वर्ल्ड है जिसमें हम रहते हैं, उसका ट्रू नेचर क्या है और इसलिए वो उसका पार्ट कभी भी नहीं बना। उसकी सिम्पैथी हमेशा अपनी माँ के साथ रही जो कि एक खुद ही बहुत ही क्रूर औरत थी और जिसका कि दिमाग बहुत करप्टेड था और उसको लगता था कि उसकी माँ भी जो है ना वो इस मुस्लिम सोसाइटी की विक्टिम है। जब मुराद हाई स्कूल में आया तो उसने बाथ पार्टी जॉइन कर ली। तो जो कि हाई स्कूल स्टूडेंट्स को रिक्रूट कर रही थी और स्पेशली उनको जो कि गरीब घरों से आते थे और जॉइन होना चाहते थे। और इसको मुराद को वो पार्टी इसलिए अच्छी लगती थी क्योंकि वो एक सेकुलर पार्टी थी। जो कि मतलब अपने आप को सेकुलर दिखाती थी कि भई धर्म प्रधान मतलब मज़हब पे ज़्यादा इतना जोर नहीं देती थी। और पार्टी का स्लोगन भी ऐसा था कि जो कि उसको बेटर लाइफ और इक्वल अपॉर्चुनिटी ऐसा एक इल्यूजन को क्या बोलते हैं ऐसा एक ख्वाब दिखाती थी। तो जब वो टीनेजर हुआ तो वो पॉलिटिकल एक्टिविज्म में चला गया उस ग्रुप के और दूसरे पार्टी मेंबर्स के साथ काम करने लगा। स्कूल के बाद वो सीधा ही उनकी मीटिंग्स में चला जाता था अपने पार्टी मेंबर्स के साथ और उसने अब एक नई लाइफ ढूँढ ली थी अपनी माँ के साथ जो कि उसकी माँ ने उसको बहुत समय तक डिनाई करी थी, वो लाइफ अब उसे मिल गई थी। और अब उसको लगता था कि उसके पास एक मकसद है जीने का। पार्टी का जो स्लोगन है और एजेंडा है, वो एंटी-सेमिटिज़्म उसको इज़राइल के अगेंस्ट जो है वो उकसाता था। और वहाँ के उसको लगता है उसका जो सिख कल्चर था, जो जो उसका बीमार कल्चर था उससे ब्रेन वॉश होके जो है वो उसको लगता था उसको ऐसा लगता था कि अ, यहूदियों को मार के समुद्र में फेंक देने के लिए ही वो जीवित है। मतलब कि उसके जीवन का एक ही ध्येय है कि यहूदियों को मारे और समुद्र में फेंक दे। और यद्यपि वो अपनी माँ के साथ रहता था, फिर भी वो अपनी एक प्राइवेट दुनिया में घूमता रहता था जिसमें कि वो सोचता था कि उसके पास एक ऐसा वर्ल्ड होगा जहाँ पर वो एक जॉब के बारे में सोचता था कि ऐसी उसको जॉब मिलेगी जिससे कि वो अपने आप को सपोर्ट कर सके बजाय इसके कि वो ये वेट करे कि उसकी माँ जो है वो घर में अंडा ब्रेड लाए। मतलब कि माँ सपोर्ट करे इसकी बजाय वो सपोर्ट करे। और फिर उसने हाई स्कूल से ग्रेजुएट करके वो यूनिवर्सिटी में चला गया एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग पढ़ने। फिर उसने एक काम भी ढूँढ लिया किसी टीचर का एड बनना मतलब जैसे यहाँ पर टीचर नहीं असाइनमेंट मार्क करते हैं होमवर्क, उनके साथ में एक होता है एड। यहाँ पर भी होता है कैनेडियन यूनिवर्सिटीज़ में, तो यहाँ पर टीचर्स का एक एड होता है, तो वो बन गया प्राइमरी स्कूल का। और लेकिन एक बात उसको बड़ी दुःख देती थी टीचर बनने की, कि उसको कम से कम दिन में 1 घंटा जो है वो मुस्लिम रिलिजन के ऊपर उसको पढ़ाना पड़ता था। तो जब वो क्या कहता था कि जो क्रिश्चियन बच्चे हैं, वो क्लासरूम छोड़ दें। जब कि क्लास चल रही होती थी, तो उसको ये बात कहनी पड़ती थी मुस्लिम रिलिजन पढ़ाने से पहले कि क्रिश्चियन बच्चे क्लास छोड़ दें। ये कहते समय उसको ऐसा लगता था कि वो मानवता छोड़ रहा है। और बहुत सारे पेरेंट्स ने जो है कंप्लेन करी थी स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन में कि भई वो रिलिजियस एजुकेशन ठीक से नहीं दे रहा ये मुराद। पर उसने जो है उनकी बात को अनसुना कर दिया क्योंकि अ
उसको लगता था कि वो बाथ पार्टी का मेंबर है, तो इसलिए वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोज़ीशन में है। और ये लोग उसकी कितनी भी कंप्लेन कर लें, लेकिन उसको एक दिन का भी ऐसा नहीं होगा कि उसका हर्जा होगा काम का। तो उन दिनों जो है इस्लाम दूसरे नंबर पे आता था, पहले नंबर पे बाथ पार्टी आती थी, जिसका कि वो मेंबर था। लेट 1960 से लेकर 1970 के मध्य तक सीरिया में एक फ़ेज़ गुज़रा जिसमें कि इस्लाम ने पूरी ही अपनी इन्फ्लुएंस खो दिया। स्पेशली स्कूली बच्चों और यूनिवर्सिटी के बच्चों में। तो मिड 1970 में क्या हुआ कि सऊदी ऑक्टोपस, ये इसको बोल रहा है टेंटिकल्स ऑफ सऊदी ऑक्टोपस, यानी ऑक्टोपस की जो तंत्रिकाएँ जो जो उसके हाथ होते हैं ना 8 हाथों वाला, तो उसके हाथ जो हैं वो सीरियन पब्लिक उसमें घुसने लगे 1970 में। तो सीरियन पब्लिक लाइफ में, सऊदी अरब के, जो कि आज भी घुसे हुए हैं। तो मुराद को एक बहुत ही डिफ़िकल्ट लाइफ मिली। और इसको लगता था वफ़ा सुल्तान को कि अगर ये मुराद की कुछ बातें सुन ले तो ये ही उसका उसके गमगीन लाइफ के बारे में थोड़ी-सी मेमोरी को खाली सुन सकती है, अगर वो खाली सुना करे उसको तो ही भी उसका खूब लाभ होगा। एक बार इसको याद है मुराद ने उससे कहा कि देखो वफ़ा, सुनो वफ़ा, एक वुमन यानी कि इसकी माँ, मतलब मेरी माँ ने मुझे डिस्ट्रॉय कर दिया और अब मैं एक और वुमन यानी कि एक और महिला, एक वाइफ़ को ढूँढ रहा हूँ ताकि मैं अपनी लाइफ़ को दोबारा जोड़ सकूँ। यानी एक महिला ने मेरी लाइफ़ तबाह करी और एक महिला को ही मैं फिर से ढूँढ रहा हूँ मेरी लाइफ़ को फिर से जोड़ने के लिए। और मेरी माँ ने तो मुझे बहुत डिमोलिश करा, लेकिन मुझे लगता है कि तुम मेरी लाइफ़ को दोबारा जोड़ पाओगी। अ तो ये फिर भी ट्राई कर रही है कि उसकी लाइफ को दोबारा जोड़ पाए। बहुत सारी वफ़ा सुल्तान कहती है बहुत सारी विमेन हैं जो इसके बारे में जोक करेंगी कि लेकिन मैंने एक सचमुच एक टूटे हुए आदमी से शादी की जो जिसको कि उसकी माँ ने ही तोड़ दिया। आज भी मैं उसको रिपेयर कर रही हूँ। अ, लेकिन मैं मुराद की माँ पे थोड़ा भी वो नहीं करती। मेरी उससे कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि मैं नहीं समझती कि वो रिस्पॉन्सिबल है उसको सफ़रिंग देने के लिए। मैं समझती हूँ वफ़ा सुल्तान मुराद की माँ के लिए कहती है कि मैं समझती हूँ कि वो खाली एक विक्टिम है सोसाइटी की और उसके बिलीफ सिस्टम की, और उसका हस्बैंड जो है वो इस विक्टिम का विक्टिम है। तो यहीं पर हम समाप्त करते हैं। आज हमने जो है एक पुरुष के बारे में यानी मुराद जो वफ़ा सुल्तान का हस्बैंड है, उसके नज़रिए के उसकी जीवन कैसा था इस बारे में पढ़ा। तो अभी मैं देख लेती हूँ कोई कमेंट्स हैं तो। बेस्ट जी, फालतू अगर आपको लगती है स्ट्रीम तो आपको टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो उन लोगों को जो वफ़ा सुल्तान की किताब पढ़ना चाहते हैं और अंग्रेज़ी में है, उसको हिंदी में करके बता रही हूँ। तो आपको किसी ने ज़बरदस्ती यहाँ पर तो नहीं बिठाया चेयर से बाँध के। तो आप को जहाँ मर्ज़ी आए, आप जिसमें आपको इंटरेस्ट हो वो सुनिए। समी शेख कह रहे हैं मैं नफ़रत फैला रही हूँ। मैं तो किताब पढ़ रही हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं अपने मन से कह रही।
नहीं, ऐसा नहीं है देवव्रत जी, मैंने तो ऐसा नहीं देखा है। मैंने अपनी पूरी लाइफ़ में देखा है कि आदमी कई मैं सारे आदमियों का नहीं कह रही हूँ, पर कई लड़के बदमाश होते हैं और वो जानबूझ के विमेन को ऐसा करते हैं और मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है ये। जी, हम देखने की कोशिश करेंगे विनोद मेहरा जी, हम देखने की कोशिश करेंगे। जी, ये लोग डरते हैं ना इनकी पोल खुल रही है तो इसलिए ये दूसरों पर आरोप मढ़ना चाहते हैं। जी, तो मैं यही कहूँगी जय हिंदू राष्ट्र और आप सब लोग जो हैं वो को बहुत साधुवाद सुनने के लिए, आने के लिए और हलाल और बॉलीवुड का बहिष्कार करिए और सनातन सेतु शूरवीर प्रोग्राम में रजिस्टर कराइए, अपनी बेटियों को खूब प्यार करिए, देखिए उनको कोई गिफ्ट तो नहीं भेज रहा और हाँ, मैं क्यों डरूँगी मुस्कान शेख मोमिनों से? मेरा दिमाग खराब है कि मैं जो है उनसे डरूँगी। मुझे क्या ज़रूरत है उनसे? मैंने क्या किया है जो मैं उनसे डरूँगी? तो आप ऊपर आओ, अगर आप आना चाहती हो तो मैं आपको एक वो दे देती हूँ जॉइनिंग लिंक। बिल्कुल आओ आप बात करो मेरे से, किस बारे में आपको बात करनी है? लो मैंने लिंक दे दिया। जॉइन करो मुस्कान। तो हाँ, तो अपनी बेटियों को खूब प्यार करें, उन्हें सूअर के दाँत का लॉकेट पहनाएँ, अपने घर के दरवाज़ों पे सूअर के खून के छापे लगाएँ और अपने अ, एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएँ और उसमें अपने करीबी हिंदुओं को जोड़ें ताकि आपकी मदद को वो आ सकें। वैसे अपने घर में सब सेल्फ डिफेंस की चीज़ें रखें। मुस्कान शेख जी मैं वेट कर रही हूँ, आप आइए ऊपर और मैंने लिंक भेजा है आपको। तो मैंने केवल आपके लिए ये लिंक दिया है, मुस्कान जी। तो आप आइए ऊपर। आपने बोला मेरे को मुसलमानों से डर लगता है तो मैंने आपको लिंक दिया है, प्लीज़ आइए। थैंक यू रूपेश जी। मैं कोशिश करती हूँ कि सनातन का ज्ञान भी दे दूँ और किताबें अच्छी हैं, उनका भी ज्ञान दे दूँ, इस्लामिक ज्ञान भी दे दूँ, सब तरह का ज्ञान दे दूँ। कितना वेट करूँ मुस्कान जी, जल्दी आइए। ठीक है, मैं 2 मिनट और वेट करती हूँ और इसके बाद मैं ये स्ट्रीम क्लोज़ कर देती हूँ। जी,
ठीक है, तो ये आना नहीं चाहती हैं, तो मैं ये स्ट्रीम क्लोज़ करती हूँ और कल मुझे पूजा परवीन के चैनल पे सूफ़ियों के बारे में बताने जाना है, तो कल का स्ट्रीम मैं देखती हूँ कितना मैं कर पाऊँगी। 7 बजे मैं उनकी स्ट्रीम पर जाऊँगी, तो मेरी स्ट्रीम जो है वहाँ से आने के बाद मैं एक स्ट्रीम अवश्य करूँगी। जय हिंदू राष्ट्र।